नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करेंगे बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखूंगी और फिर आप जो राय चाहे वो बना सकते हैं। अगर मैं विपक्ष से सवाल करती हूं तो उतने ही सवाल सत्ता से भी करूंगी, किसी एजेंडा के तहत नहीं, बल्कि आप तक सच पहुंचाने के लिए। आज की बड़ी बहस, किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, लाठी, डंडा, ईंट और पत्थर का इस्तेमाल। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह हमला राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को नौटंकी का नाम दिया है। इसके साथ साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। आखिर क्या हो रहा है इस लोकतंत्र में? कहां जा रही है राजनीति? क्या सत्ता और विपक्ष के बीच नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े टॉकिंग पॉइंट्स पर। क्या जुबानी जंग की जगह हिंसा राजनीति का नया पैटर्न है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या जेपी नड्डा के काफिले पर हमला राज्य प्रायोजित है? मनीष सिसोदिया के घर पर हमले के पीछे कौन? आखिर अगर ये आरोप लग रहे हैं तो कौन है इसके पीछे? क्या राजनीति प्रतिस्पर्धा का स्तर नीचे गिर गया है? क्या ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई है? और क्या आम आदमी पार्टी के किसान समर्थन के बाद बीजेपी बौखला गई है? तो इन सारे सवालों को एक एक करके आज की चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ वो आज की एक बड़ी खबर थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। Thy name is ममता। असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर यह अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था? क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरैक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए।
तो आपने अभी सुना कि क्या कहना है जेपी नड्डा का। तो चलिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर आप ये दो तस्वीरें देख रहे हो तो एक तस्वीर में ये पूरा काफिला जो जेपी नड्डा का है वो जा रहा था डायमंड हार्बर इलाके में। ये वही कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी। और वो सीराखोल इलाके में आज जेपी नड्डा को पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करना था जब ये हमला हुआ और गाड़ियों का जो शीशा था उससे बिल्कुल चिकनाचूर कर दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय के हाथ पर चोट लगी है, ये कहा जा रहा है कि उनको फ्रैक्चर हुआ है। और ये तमाम तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कलकत्ता की है। लेकिन दूसरी अगर विंडो में आप देखिए तो एक वीडियो सामने आया है जहां पर आम आदमी पार्टी के लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आज मनीष सिसोदिया जब अपने घर पर नहीं थे तो उनके घर पर कुछ लोगों ने जबरन घुसकर और वहां पर उनके घर पर हमला करने की कोशिश की है। तो आज सवाल ये उठता है कि इस लोकतंत्र में क्या हो रहा है। अगर बंगाल में हमला होता है तो टीएमसी आरोप लगाती है कि ये बीजेपी ने किया है। दिल्ली में अगर ये हमला मनीष सिसोदिया के घर पर होता है तो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ था। तो यानी कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्तर इस समय कहां जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी चर्चा और आपका परिचय करवाते हैं हमारे मेहमानों से। मनोज यादव जो कि प्रवक्ता बीजेपी है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभांकर भट्टाचार्य जी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय चौधरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार और एक जाना माना चेहरा टीवी पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शेखर। मेरा पहला सवाल आज मनोज यादव से है। मनोज जी, क्या चल रहा है बंगाल में? और जिस तरीके से देखा गया कि जेपी नड्डा अपनी 2 दिन की यात्रा पर थे और उस यात्रा में कल पहले ये आया कि कल दिलीप घोष ने एक चिट्ठी भी लिखी थी गृह मंत्री को ये बताते हुए कि उनकी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है जेपी नड्डा का। और आज जब वो पार्टी वर्कर्स के पास जा रहे थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ। आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था असल में। देखिए, सबसे पहला विषय तो ये है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है ये लोकतंत्र नहीं चल रहा है। वहां पर पश्चिम बंगाल जो आमार सोमार बांग्ला जो बोलते थे, जो भद्र लोग बोला जाता था, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर हुए, जहां पर सुभाष चंद्र बोस हुए, जहां पर विवेकानंद जी जैसे लोग विभूतियां हुई, उस माटी को रक्त रंजित करने का प्रयास, जंगल राज बनाने का प्रयास और गुंडा तंत्र वहां पर जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से टीएमसी के गुंडे वहां पर और एक सिंडिकेट चल रहा है, एक सबसे बड़ी विश्व की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर जिस तरह से हमला होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहां पर, शून्य है, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल हार की हताशा से ममता बनर्जी जी अगर चाहती है कि इस तरह से बीजेपी के प्रचार प्रसार को, लोकप्रियता को रोक लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी गलतफहमी है। 2019 के चुनाव में जनता ने दिखा दिया, 40% हमें वोट मिले थे और 18 हम लोग सीट जीत करके आए थे। 2018 में हम लोग बाईपोल के अंदर सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थे जी। और वहां पर जो पंचायत के चुनाव हुए वहां पर भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो ममता दीदी को ग्राउंड पे सब कुछ दिख रहा है कि वहां पर जमीन हमारी खिसक चुकी है। ये बताइए कि ये सवाल जो आप कह रहे हैं, ये सवाल मैं शुभांकर भट्टाचार्य से पूछना चाहती हूँ, अभी आपके पास आती हूँ। वही है जो हमारे गृह मंत्री जो पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया। यहाँ तक कि सरसंघचालक आरएसएस के प्रमुख के साथ भी उनकी रैलियां नहीं होने दी जाती थी, योगी जी की रैलियों को रोका जाता था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के रैली स्थल को बदल दिया जाता था। तो पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में इस तरह की चीजें नहीं चल रही है, वो केवल पश्चिम बंगाल में चल रही है। नहीं, इसके पहले कि मैं एक रिएक्शन किया जा रहा है, इसके पहले बंगाल की जनता माफ नहीं करने वाली है। चलिए शुभांकर भट्टाचार्य जी ये बताइए कि मनोज यादव जी बीजेपी से, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा वायलेंस था ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये एक नौटंकी है। किस आधार पर आप इसे नौटंकी बता रहे हैं? एक जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के एक कॉन्वॉय पर हमला होता है, ये सुरक्षा की एक बड़ी चूक आप क्यों नहीं मान रहे? ये ना मानते हुए आप बल्कि इसको नौटंकी कह रहे हैं। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
मुझे लग रहा है कि शुभांकर का फोन लाइन कट गया है। मैं शेखर के पास आना चाहूंगी कि शेखर इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये एक पॉलिटिकल वायलेंस का एक पैटर्न जो नजर आ रहा है वेस्ट बंगाल में, क्या कहना है आपका इस पर? पॉलिटिकल वायलेंस का एक सिलसिला रहा है। हमने देखा किस तरह पंचायत चुनाव किए गए, इससे फिर लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा बहुत हिंसा हुई, और आज भी जहां पे हिंसा हुआ है वो डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो अभिषेक बनर्जी जो है, जो ममता बनर्जी की जो नेफ्यू है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। और एक वहां पे कल्चर रही है, ये नहीं है कि अभी शुरू हुआ, कि लगातार हमने देखा कि जब 1970s में हमने देखा कि मतलब वामपंथी सरकार आने से पहले इस तरह की वायलेंस सीपीएम कैडर पे होते थे। उसके बाद 77 से लेकर 2011 तक जब सीपीएम सत्ता में थी, ज्योति बासु के कार्यकाल अधिकांश समय, तब यही पॉलिटिकल वायलेंस का एक साइकिल चला, जहां पे कि सीपीएम कैडर किसी भी ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं करते थे और ममता बनर्जी खुद अपने आप को एक विक्टिम मानती थी। मुझे याद है कई बार दिल्ली में उन्होंने लोगों को ले आए, प्रदर्शन भी किए कि इनका हाथ कटा गया, कि इनका नाक कटा गया, क्योंकि उन्होंने सीपीएम को वोट नहीं दिया। तो ये एक पॉलिटिकल वायलेंस का जो कल्चर रहा है, जिस कल्चर को मानते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन ममता जी के पास एक अवसर था इस कल्चर को चेंज करने के लिए, और खुद भी ये आह्वान दी थी कि हम बदला नहीं चाहते, बदलाव चाहते, चेंज चाहते। हाँ, ममता बनर्जी ने कहा था कि वो परिवर्तन लाएंगी। जो अभी आज की जो हालत है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा, शुभांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो टीएमसी के नेता हैं। मुझे ये बताइए शुभांकर, जो कि एक बड़ा वाजिब सवाल है, एक जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उस कॉन्वॉय पर हमला होता है, आपकी पार्टी उसे सुरक्षा में चूक ना मानकर आपकी पार्टी कहती है कि ये नौटंकी है। किस आधार पर नौटंकी है, मुझे ये बताइए। देखिए, जब आपने सवाल पूछा तो उसमें आपका जो जवाब है उसी में छुपा हुआ है। एक ऐसा नेता वहां पे बंगाल में जाते हैं जिनके साथ जेड कैटेगरी सिक्योरिटी है, उनके साथ सीआईएसएफ चलती है, उनके साथ सीआरपीएफ चलती है, उनके साथ बीएसएफ के लोग रहते हैं, जो कि सब सेंट्रली कमांडेड है। लेकिन कुछ एरियाज में जाते ही इन सारे गार्ड्स को हटा दिए जाते हैं। आप अगर देखिए पूरे वीडियो को, तो आगे चल के फिर से सीआईएसएफ की गाड़ी उनके आगे आ जाती है, तो बीच में गाड़ी कहां चली गई थी। ये सारी जो चीजें होती है। अब मैं आपको और बात बता रहा हूं, दिलीप घोष की गाड़ी में अटैक होता है, उस गाड़ी पे अटैक होता है जो गाड़ी खाली होती है, सिर्फ ड्राइवर होता है उसमें, बाकी किसी गाड़ी में नहीं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का फ्रैक्चर के हाथ का फ्रैक्चर हुआ है। एक मिनट, आपने पूरा सवाल नहीं, एक सेकंड, आप मनोज यादव जी एक सेकंड उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। शुभांकर जी हाँ बोलिए। मैं एक और बात बता दूं, ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं, जरा याद दिला दूं, जिनके बेटे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिछले साल की बात है 2019 की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक मिनट मनोज जी, मैं आऊंगी आपके पास, इनको बात खत्म कर लेने दीजिए। एक सेकंड, जिनके बेटे जेल गए थे मारपीट। भाई ये एक टीवी स्टूडियो है, ये पश्चिम बंगाल का अखाड़ा नहीं है, अभी ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। आप एक एक करके बात करिए। जी शुभांकर जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगी वापस। नहीं, मनोज जी को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, आप बात खत्म करिए ना, काट देंगे। आप अपनी बात खत्म करिए, बोलिए। मैं कह रहा हूं ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं, याद दिला दूं, जिनके बेटे पिछले साल जेल गए थे इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने बैट लेके म्युनिसिपल के अधिकारियों को मारा था। ये याद दिला दूं, ये टीवी पे चलाया था, हर उसमें चैनल पे आप ही लोगों ने दिखाया था, हर चैनल ने साहस नहीं किया था। और आज के दिन में यही कैलाश विजयवर्गीय दूसरे प्रांत में जाके, साहब वहां पे फार्मर्स बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा, उनको समझाने नहीं जा रहा। ये लोग याद करा दूं? नहीं, तो मुझे ये बताइए शुभांकर जी, जिन लोगों ने लाठी और डंडे चलाए हैं, पत्थर मारा है, ये कौन लोग हैं? ये टीएमसी के लोग हैं या बीजेपी के अपने लोग हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? बीजेपी के, मैं आपको साफ तरीके से बता दूं, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये बात
पुलिस ने पिछले उस पर से पूरी खुल के जानकारी दी थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर ने ये खुल के कहा था कि साहब वहां के लोग अब बहुत बड़े तादाद में लोग टीएमसी के झंडे खरीद रहे हैं, डंडे खरीद रहे हैं। ये कौन से लोग हैं भाई? अगर हमारे पार्टी का है तो हमारा तो झंडा को अलग से तो हम बेचेंगे नहीं, वहां पे अलग से बिक रहा है। हथियारबंद लोग बिहार से बुलाए जा रहे हैं, बड़े तादाद में लोग लाए जा रहे हैं, जिनको जब रोका जाता है तो कहा जाता है भाई प्रोसेशन के साथ आप बॉर्डर क्रॉस करने देने में क्या दूसरे पाकिस्तान जा रहे हैं? इस तरीके से बातें की जाती है। मनोज जी जवाब दीजिए इसका, वहां से ले लेके मनोज जी जवाब दीजिए इसका। देखिए कितनी निर्लजता पूर्वक ये सब बातें कर रहे हैं, इनको एकदम मतलब ये समझे कि तथ्यहीन बातें भी कर रहे हैं और कितनी निर्लजता से बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पीछे अमित शाह जी के ऊपर आप भाषा तो सही कर लीजिए, आप नहीं भाषा तो सही कर लीजिए, व्यक्तिगत तो ना होइए मनोज जी। हाँ नहीं मनोज जी, पर्सनल अटैक मत करिए, आप पर्सनल अटैक मत करिए। आप ये बताइए, आप इस बात को काउंटर करिए ना मनोज जी। आप किस गंदी राजनीति मनोज जी और कैलाश जी के बेटे का एग्जाम्पल वहां देकर के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? गृह मंत्री जी के ऊपर हमला मैंने हुआ था नौटंकी सिद्ध की। हमारे 125 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा टीएमसी के गुंडों ने, तो वो कौन थे? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल किलिंग्स का सवाल है और अटैक्स है, तो तृणमूल के ऊपर, अगर तृणमूल के कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है तो बीजेपी के ऊपर भी हुआ है। लेकिन अब मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, संजय चौधरी से है। बंगाल में आरोप लगता है कि ये टीएमसी के गुंडे थे जिन्होंने कॉन्वॉय पर अटैक किया। अब आज मनीष सिसोदिया के घर पर जिन लोगों ने हमला किया है वो कौन है, आपसे जानना चाहती हूं। देखिए, भाजपा की जो है दोगली नीति है, बंगाल में कहीं और है, दिल्ली में कुछ और कर रहे हैं। इनके वह भाजपा के साथ ही भाजपा के गुंडे जो गले में पट्टा बांध के एक चुने हुए डिप्टी सीएम के घर पे जाके हमला करते हैं, और जो किसानों के साथ जो सीएम हमारे दिल्ली के चुने हुए माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी किसानों को साथ देने जाते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का मजाक बना रखा है इन लोगों ने, और ये खुद ही इस तरीके से माहौल करते हैं जैसे कि दिल्ली में उन्होंने शाहीन बाग बनाया और शाहीन बाग नहीं चला और दिल्ली की जनता ने इनको ठुकरा दिया। एक सेकंड उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए। लोकतंत्र का मजाक उड़ा रखा है। दिल्ली के चुने हुए डिप्टी सीएम के घर के गुंडे भेजते हैं अपने और हमला करवाते हैं, और ये साफ फुटेज आ रखा है। नहीं, लेकिन ये हमला मनीष से अभी तक मुझे बताइए संजय जी, संजय चौधरी जी मुझे ये बताइए कि अगर ये हमला हुआ है मनीष सिसोदिया के घर पर, हमले का कारण क्या है? आपसे ये जानना चाहती हूँ। आपकी पार्टी ने आरोप लगाया ना कि ये बीजेपी के लोग थे जिन्होंने हमला किया है, क्यों किया है, कारण क्या है? बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के गले में पट्टे बांध रखे। देखिए मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ, अभी उसमें साफ दिखा रखा है। नहीं वो फुटेज है, वो फुटेज है। आप अपनी बात को साफ करिए। हाँ बोलिए। बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी गले का पट्टा डाल रखा है इन लोगों ने, और इनकी दोगली नीति है। बंगाल में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रखा है इन्होंने, और ना ही ये किसी भी चुनी हुई सरकार की कुछ ना सुनते हैं, ना उनको कुछ करने देते हैं जनता के लिए। मैं इनसे साफ कहना चाहता हूँ, अगर इनमें जान है ताकत अमित शाह में गुंडे हैं तो आइए, मैं चैलेंज करता हूँ। इस तरीके से आप चुने हुए डिप्टी सीएम के घर में एक गुंडे अपने भेज सकते हैं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ खड़े हुए चैनल पे। मनोज जी आप इसका जवाब आगे दिखाइए। मनोज जी इसका जवाब दीजिए कि किस लिए बीजेपी के लोगों ने हमला किया मनीष सिसोदिया के घर पर? देना बहुत जरूरी है मेरे लिए। हाँ बोलिए मनोज जी बोलिए। देखिए सबसे पहला विषय तो ये है कि एक बहरूपिया है दिल्ली के अंदर, वो कैसा क्या करता है, दोहरा चरित्र में बताता हूँ आपको। दोहरा चरित्र कैसा? 23 नवंबर को उन्होंने किसान बिल को एक सेकंड हाँ मनोज जी की बात पूरी करिए, फिर मैं शेखर के पास जाऊंगी। देखिए थोड़ा सा डेसिबल लेवल आप लोग नीचे कर लीजिए, वरना ये डिबेट लगेगा ही नहीं अगर इस तरह से आप लड़ाई करेंगे तो। बोलिए मनोज जी। शादी में जाते हैं, रात में वो पहले इसे कीजिए, नेशनल चैनल में सीएम के लिए कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। तीसरा विषय, ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है जो बार बार अपने ही कार्यकर्ताओं से अपने थप्पड़ मरवाते थे केवल मार्केटिंग करने के लिए, टीआरपी करने के लिए। देखिए आम आदमी पार्टी, ये आपका कहना है, वो भी कांड आप कहीं थे, आप कराए हुए थे। चलिए आपकी दिल्ली में ये आरोप और प्रत्यारोप तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये खत्म होगा। शेखर मैं आपसे पूछती हूँ, नहीं एक सेकेंड, इनकी भाजपा की सीधी दोगली नीति है। देखिए ये बंगाल में कुछ और कर रहे हैं और दिल्ली में कुछ और कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम इस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। डिप्टी सीएम के घर पे गुंडे भेजते हैं
और पुलिस वहां मुख्य शेखर, बन के खड़ी होती शेखर, है और एक भी FIR शेखर आपसे पूछना चाहूंगी, FIR कराया आपने? शेखर इस समय आप इस पूरे सीन को आप कैसे देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस समय पूरा चल रहा है। टीएमसी बीजेपी को बोलती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को बोलती है। ये कितना, ये लोकतंत्र का एक दोहरा चेहरा है। जो सत्ता और विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये एक डार्क केप्ट सीक्रेट है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या लोकतंत्र इससे बचेगा? शेखर, करना सही नहीं होगा। बंगाल अलग चीज है, दिल्ली में ये जो घटनाएं हो रहे हैं इस पर जांच होनी चाहिए, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। और ये किसान मुद्दा से जुड़ा हुआ है या आपका पंजाब स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है। लेकिन बंगाल का हिस्ट्री अलग है, बंगाल में जो हो रहा है वो अलग है। और बंगाल में कम से कम 130 बीजेपी के कार्यकर्ता की डेथ की खबर आई है, अटैक्स हुआ है, मरे हैं, वो अलग चीज है। इसको अगर हम दिल्ली से जुड़ेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम न्याय दे पाएंगे। ये जो राजनीति से प्रेरित जो वायलेंस हो रहा है, क्योंकि अलग अलग है। ये दिल्ली का हमें पता नहीं है फैक्ट्स क्या है, लेकिन बंगाल को लेकर ना केवल बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, सीपीएम कार्यकर्ता को भी यही हाल हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ता को ये हुआ है। पिछले पंचायत चुनाव में एक दृश्य मिला जहां बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के कैंडिडेट्स इकट्ठे गए नॉमिनेशन भरने के लिए। तो ये वो अलग चीज है, क्योंकि जो बंगाल में हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको अगर हम दिल्ली से कंपेयर करेंगे, ये बिल्कुल न्याय नहीं होगा नीरज। मुझे ये बताइए शुभांकर भट्टाचार्य जी, जब ममता बनर्जी जब पहली बार सत्ता में आई थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था परिवर्तन, यानी कि वो एक बदलाव लाएंगी जब सीपीएम की रेजीम खत्म हुई थी। क्या यही बदलाव की कल्पना ममता बनर्जी ने की थी? और आप तो वही पदचिन्हों पर चल रहे हैं जिस तरीके से सीपीएम के राज्य में पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही थी। और मैं आपको गिना सकती हूँ, मेरे पास डेट वाइज और नाम के 7 लोगों की लिस्ट है कि किस तरीके से किलिंग्स हो रही हैं। बीजेपी के लोग भी मर रहे हैं और टीएमसी के लोग भी मर रहे हैं। तो क्या ये परिवर्तन की कल्पना की थी ममता बनर्जी ने? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात ममता बनर्जी के भी कल्पना के बाहर थी कि यहाँ का जो बंगाल का चुनाव भाजपा के साथ भी जब लड़ा जाएगा तो भाजपा के आज वही लोग जो किसी समय पे अन्य पार्टियों में हुआ करते थे, जब भाजपा उन पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में लेके आती है तो धुल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, याद करा देता हूं, अर्जुन सिंह जी जो भाटपाड़ा से पहले विधायक थे, बाद में बैरकपुर से वहां से जीते, अर्जुन सिंह जी का प्रोफाइल पहले यही बीजेपी लेके सबसे ज्यादा चर्चा करती थी। अर्जुन सिंह जो सबसे बड़े माफिया कहते थे, सबसे बड़े, जैसे ही भाजपा में शामिल हो गए तो वो दूध से धुल गए। अब वो कोई चीज नहीं करते। आपको क्या लगता है वो फूल हाथ में लेके चलते हैं? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुकुल राय जिनका उतना बड़ा शारदा घोटाले में नाम चला गया, आज इसमें है। तो जो छोटे छोटे मोहल्ले लेवल के जो नेता हैं जो इनके पास चले गए हैं, आज वो लोग, वो सीपीएम के जो नेता जो निष्क्रिय पड़े थे, आज अचानक उनके हाथ में फिर से वापस डंडा आ चुका है, अस्त्र शस्त्र मिल रहा है। बिहार से सोचिए तमंचे मंगवाए जा रहे हैं, उनको दिया जा रहा है, ये सब चल रहा है। नहीं तो आपके कहने का क्या मतलब है कि बीजेपी की ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है शुभांकर, क्या आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते? आपके पास किस चीज की कमी है? आपके पास सत्ता है, बल है, सब कुछ है। मैडम एक बात मैं आपको बताऊं, मजे की बात, थोड़ा सा एक छोटी सी चीज का आपको उदाहरण दे रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी हैं, वो शायद इस बात से राजी होंगे। उन्होंने तो बिल्कुल कोताही नहीं बरती टीएमसी को वहां पे ब्लेम करने में। थोड़ी सी बात बता देता हूं। आप जानते हैं ये जो हम लोग कहते हैं ना कि जेड सिक्योरिटी क्या होती है? जेड सिक्योरिटी वो होती है जिसके ये सिक्योरिटी मिली है उसको बचाने के लिए इमीडिएटली, अगर उनके पास दे हैव लाइसेंस टू किल, अगर वो वहां पे तुरंत गोली मार के किसी को मार भी देते तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता है। दिस इज जेड सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी के पास खुला ये रहता है। तो वहां पे अगर उनके ऊपर इतने, अगर उनके जानो माल पर अगर ये ऐसा पड़ता दिख रहा है तो जेड सिक्योरिटी क्या करे? नहीं, लेकिन शुभांकर आपकी पार्टी के एमपी हैं शौगतो रॉय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरे जो सैनिटाइज रूट है उसमें हर एक इंच पर हम पुलिस नहीं लगा सकते। ये कहाँ का कथन है? आप तो खुद ही मान रहे हैं कि आप सुरक्षा में चूक हुई, उसकी वजह से ये चीज हुई।
नहीं, ये गलत है। आप अगर इस वीडियो को भी देखें जो खुद कैलाश विजयवर्गीय जी ने लगाया हुआ है, आप प्लीज उस वीडियो को देखें। पूरे दोनों तरफ पुलिस आपको कंट्रोल करती हुई दिखाई देगी। आप प्लीज उस वीडियो को फिर से चलाएं, लोगों को भी दिखाएं, खुद भी देखें। दोनों तरफ लाइन पर पुलिस लगी हुई है, पूरी कंटिन्यूअस पुलिस दिख रही है। आप मुझे एक लेन नहीं दिखा सकते जहां पुलिस आपको नहीं दिखी हो। लेकिन उसके बावजूद जब ये होता है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है। वो लोग अगर आगे आके ये इस तरीके से करते, उस समय गाड़ी रुकती नहीं है, कोई गाड़ी नहीं रुकती, सामने कोई सीआईएसएफ की गाड़ी नहीं दिख रही है जो आगे चल के फिर वापस से वो आके जुड़ जाती है। चलिए खैर, ये आपको एक पूरा एक सजा हुआ ड्रामा नहीं दिख रहा है? नहीं, सजा हुआ ड्रामा है। अब अभी मैं ये मनोज यादव जी से पूछूंगी। फिलहाल गृह मंत्री ने ममता बनर्जी की सरकार से एक रिपोर्ट मांगा है इस पूरे इंसिडेंट में, लेकिन मुझे मनोज जी ये बताइए कि बीजेपी कैसे प्रूफ देगी जिस बात का आरोप टीएमसी लगा रही है कि आपने जानबूझ के ये करवाया, ये एक ड्रामा था जिसे रचा गया क्योंकि नड्डा जी को वहां जाना था। तो ये इस चीज को कैसे आप प्रूफ करेंगे एविडेंस के साथ? देखिए, ममता दीदी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, सारा हिंदुस्तान जानता है। ये ममता दीदी वही ममता दीदी जो 2005 के अंदर 10 की पीठासीन 10 के ऊपर पेपर फेंक दिए थे कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं इनको भगाया जाए। लेकिन वही ममता बनर्जी का चेहरा बदल गया है, चरित्र बदल चुका है, मनसा बदल चुकी है। रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को भी उन्होंने अपने अंदर ले लिया है। देखिए, परिवर्तन किसका हुआ है? परिवर्तन हुआ केवल ममता दीदी का। केवल ममता दीदी ने अपने लिए, अपने हित के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ये सब किया है। दूसरा विषय आता है जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पुलिस ने तो 1 मिनट में बोल दिया कि वो क्लीन चिट दे दिया, कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि वो अगर इन्वेस्टिगेशन करना था तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं, उसी समय क्लीन चिट दे चुके हैं। तीसरा विषय यह आता है कि अगर नोटंकी करना है, अगर नोटंकी कर रही है भारतीय जनता पार्टी इनके कथानुसार, तो मुझे ये बताइए कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, हमारे सारे प्रभारी जाते हैं, महामंत्री जाते हैं, उनकी कार पर हमला क्यों नहीं होता है? वहां पर हम लोग नोटंकी क्यों नहीं करते? केरला में भी हमारी सरकार नहीं है, वहां पर भी इस तरह की चीजें नहीं होती। तो यहाँ पे मैं एक सवाल करूंगी, पहले शुभांकर के पास आने के पहले मैं एक शेखर से एक सवाल लेना चाहती हूँ कि शेखर, आपको नहीं लगता है कि ये जो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिख रही है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, वो वेस्ट बंगाल के केस में बहुत ज्यादा फियर्स हो गया है? अभी लोकसभा में 18 सीटें जब जीती बीजेपी ने, तो ममता बनर्जी को लगा कि उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। तो क्या इसकी ये वजह है कि इस तरीके का एक फियर्स कंपटीशन चल रहा है, और जब कंपटीशन होगा तो आरोप और प्रत्यारोप भी लगेंगे इस तरीके के? देखिए नीलू जी, फियर्स कंपटीशन ज्यादा फियर्स रेजिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल वायलेंस करके अपोनेंट्स को दबाना एक प्रकार से बंगाल में सिलसिला रही है। अब क्या हो रहा है कि उसको रेजिस्टेंस हो रहा है, और रेजिस्टेंस उन लोगों से आ रहा है जो लोग पहले टीएमसी में थे और आज बीजेपी में है। तो ये एक्चुअली इट इज बिटवीन फॉर्मर टीएमसी एंड प्रेजेंट टीएमसी, और एक प्रकार से एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई जो लोग बीजेपी को समर्थन करेंगे या विपक्ष को समर्थन करेंगे तो उनका यही हाल होगा। कि सवाल नहीं है कि उनको मोटरकेड में अटैक हुआ, उससे पहले जो कार्यकर्ता मोटरसाइकिल में गए उनको किसने पीटा? उन लड़के को, वो तो जेड कैटेगरी नहीं थे। मुझे ये बताइए शुभांकर, जो अभी शेखर ने कहा आपने सुना, लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, और जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये नड्डा फड्डा गड्ढा, इस तरीके का जो उन्होंने नेम कॉलिंग किया है, वो कहां तक जायज है? एक मुख्यमंत्री की भाषा अगर ऐसी हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बंगाल तो जाना जाता है अपनी सुंदर भाषा के लिए, सुंदर संस्कृति के लिए, तो आज कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का नहीं है ये पश्चिम बंगाल के लिए? जानते हैं क्या होता है, जैसे मुझे बड़ा अफसोस होता है जब शेखर अय्यर साहब जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिनको लिखा जाता है, वो भी एक बायस्ड वर्जन को लेकर चल रहे हैं। वो नहीं बता रहे पूरी अगर देखेंगे नहीं, अभी शेखर अय्यर की आप बात मत करिए, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ममता एक मुख्यमंत्री का इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, शुभांकर मुझे इस बात का जवाब चाहिए। भाषा उस पर जवाब नहीं देंगे आप, भाषा पर जवाब चाहिए मुझे शुभांकर आपसे, बोलिए। भाषा तो आपने यहाँ पे, आप बड़े से बड़े नेता ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने ममता जी को कितनी संज्ञाएं दे डाली, इसको लेके कभी किसी ने नहीं सुनी, अपने कान बंद कर लिए, कान में उंगली ठूस ली। वो नहीं सुनना चाहते, वो वही सुनेंगे। मनोज जी एक सेकेंड,
मनोज जी, आपके इस एक पूरा नेशनल चैनल पे बैठ के वो अपने एक यहाँ पे बैठे एक वक्ता को मनोज जी एक सेकंड उनको पूरी बात, मनोज जी आपको मौका दूंगी, प्लीज आप उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी शुभांकर बोलिए, शुभांकर अपनी बात को खत्म करिए। आंखों के सामने हैं जब मनोज जी जैसे इतने अच्छे प्रवक्ता वो यहाँ पे बैठे अपने दूसरे प्रवक्ताओं को यहाँ पे संज्ञा दे सकते हैं, तो संज्ञा तो दोनों तरफ से आ रही है। बात यह है कि सिलेक्टेड को क्यों पकड़ा जा रहा है? आप अगर दीदी को अगर आप इस पर से अगर आप उनकी निंदा करते हैं तो उनकी भी तो निंदा करिए। उनको क्या नहीं कहा जा रहा? ममता बानो कह देते हैं, कभी दैत्य कह दे रहे हैं, कोई राक्षस कह दे रहा है, सब कुछ तो इन्होंने संज्ञा दी। कौन सी संज्ञा इन्होंने नहीं दी है? बात यह है कि जब चीजें होती है ना तो दोनों तरफ से बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस करिए ना। हमारे जब यहाँ पे बैठे एक नेशनल चैनल पे बैठे, इन्होंने किसको नहीं क्या चीज कह दिया? नहीं, ये सवाल भी अभी मैं मनोज जी से करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक जवाब चाहती हूँ संजय चौधरी जी से, जो आम आदमी पार्टी के हैं, कि अभी हम नेम कॉलिंग की बात कर रहे थे, गंदी राजनीति या राजनीति के निचले स्तर की हम बात कर रहे हैं। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ वो खबर हाईजैक ना कर ले मीडिया, इसकी वजह से आज मनीष सिसोदिया ने भी इस तरीके का एक वीडियो दिखाया जिसमें ये दिखाया गया कि बीजेपी के लोगों ने उनके घर पर हमला किया है। तो कहीं ना कहीं आपको एक समर्थन तो नहीं दे रहे इस समय ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि सुरक्षा के ऊपर सवाल हो रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह की घटना की हम आलोचना करते हैं हमेशा। जो आज दिल्ली में हुआ है, जो भाजपा वालों ने करा, भाजपा के गले में पट्टे बांध रखे हैं और सीधे डिप्टी सीएम के घर पे हमला कर रहे हैं। पुलिस वहां पर मुख्य दर्शक बन के खड़ी हुई है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है उनमें से। और मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ इसलिए किया गया है, जो स्टेडियम केंद्र सरकार ने किसानों को बंदी बनाने के लिए मांगे गए थे परमिशन, उसमें सीएम साहब ने परमिशन नहीं दी। उससे इन्होंने बहुत प्रेशर डाला, सीएम साहब के पास उन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि हमारा किसान हमारा देश का अन्नदाता है, उसके लिए परमिशन हम दे तो आप कह रहे कि ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि आप कह रहे कि ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के लोग ये समझ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने अपना पूरा समर्थन किसानों को दिया है। हमले की वजह आप ये बता रहे हैं? बीजेपी की सोच, ये बीजेपी की बिल्कुल आप बिल्कुल कहते हैं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और पूरा मंत्रिमंडल, पूरे कार्यकर्ता, पूरे विधायक हमारे वहां किसानों के सेवादार हैं, हमारे सीएम साहब सेवा कर रहे हैं। तो उससे परेशान हो गए, उन्होंने दूसरे दिन सीएम को भी हाउस अरेस्ट कर दिया। उन्होंने पूरी पुलिस वहां लगा दी, बैरिकेड लगा दिए। हमारे विधायक कार्यकर्ता कोई मिलना चाहते नहीं मिलने दिया उनको। नहीं मुझे तो लेकिन एक बात बताइए संजय चौधरी जी, अगर आप चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर की आप सिक्योरिटी देखें, हम सब उनके घर गए हैं और गेट पे हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिएक्ट ही नहीं किया और सारे बीजेपी के लोग गेट के अंदर घुस गए, इस बात को कैसे मान ले हम? नहीं, आप देखिए वीडियो, पुलिस वहां पर खड़ी है, 20-25 लोग पुलिस वाले हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे। वो मुख्य दर्शक बन के खड़ी है, क्योंकि इन्हें परमिशन होगी ऊपर से, गृह मंत्रालय से परमिशन होगी, ये करने दीजिए। ये भाजपा के गुंडे थे, इनकी साजिश थी। और वहां पर जबकि डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे, उनके बच्चे थे, उन पे भी अटैक हो सकता था, बहुत खतरनाक हो सकता था। इस तरीके से कहीं भी जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। मनोज जी जवाब दीजिए कि उप मुख्यमंत्री सेफ नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में नड्डा साहब ये सारे सवाल रेज करते हैं कि जब यहाँ पर हम जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। तो दिल्ली में कैसा ये सुरक्षा का माहौल आपने बना रखा है? देखिए, मैं अभी देखिए ऐसा है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है, टीवी चैनल पर बैठ करके नड्डा जी की जो सिक्योरिटी है वो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रही थी, और यहाँ पर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। देखिए, देश का भी दुर्भाग्य है, इस तरह के लोग जो दोहरा चरित्र लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे बात करना मतलब बहुत उचित नहीं लगता। नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा विषय बताता हूँ, सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर सत्ता और विपक्ष आरोप लगाते हैं कि दोहरा चरित्र है। शेखर अय्यर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दोहरा चरित्र किसका है? क्या लोकतंत्र का ही पूरा दोहरा चरित्र हो गया है? इस तरीके के जो पॉलिटिकल वायलेंस है, पॉलिटिकल मर्डर सामने आते हैं, शेखर से मैं जानना चाहती हूँ। शेखर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रही है,
क्योंकि उसको पंजाब में उसको अपना चुनाव दिखाई दे अरे रहा है। मनोज जी, ये तो वही क्या आम आदमी राजनीतिक पार्टी रोटी है, आपकी पार्टी नहीं केजरीवाल सेक रही है पश्चिम बंगाल में? आपकी पार्टी क्या कर रही है पश्चिम बंगाल में फिर? लेकिन मुझे ये बताइए ना, मैं आपसे पूछना किसानों के साथ खड़ा हूं, दादा के साथ खड़ा हूं, जवाब राजनीति दीजिए तो हम आप, राजनीति मुझे कर रहे हैं। जवाब दीजिए कि हम सेवा केजरीवाल जी करेंगे रात के किसानों की। समय अगर में उसमें वहां आपको पर राजनीति लगती है तो हम राजनीति कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे पाए जाते हैं, कैमरे में वो कैद हो जाते हैं, घर से मैं शेखर से यहाँ पर जवाब चाहती हूँ। नहीं, किसानों को तो एक नहीं, खालिस्तानी एक किया सेकेंड, है। एक सेकेंड। कमिश्नर को जवाब देना पड़ा कि हमने कोई नजरबंद नहीं किया है, तो ये दोहरा चरित्र किसका है? नहीं तो ये दोहरा चरित्र किसका है? मैं शेखर से पूछ लेती हूँ। अरे तो पूछने दीजिए ना सवाल ये शेखर से। शेखर जी मुझे ये बताइए कि हम लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नए संसद का भूमि पूजन हो रहा था, 23 नवंबर को किसान बिल को नोटिफाई कर दिया दिल्ली में। चलिए देखिए, और जब वहां से जो पंजाब से जब किसान आए तो आपके केजरीवाल जी सेवादार देखिए यहाँ पर मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है। हमारा तो बड़ा मुद्दा इस समय लोकतंत्र का है। मैं शेखर से इसमें जवाब चाहती हूँ। आज प्रधानमंत्री, एक सेकेंड मुझे बोलने दीजिए। किसानों के नाम पर जिस तरह देखिए आप लोग अगर इस तरह से क्रॉस टॉक करेंगे तो मुझे आपकी ऑडियो म्यूट करनी पड़ेगी। शेखर जी, आपने काले कानून किस तरह की नोटंकी करते हैं जो किसानों के थोपे हैं। शेखर जी, अपना संघर्ष कर रहे हैं, अरे, उनके घोड़ों पे खड़ा हुआ है। देखिए मुझे आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से क्रॉस टॉक करेंगे। किसानों से मिलने शेखर, मैं आपसे जवाब चाहती हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद के भूमि पूजन के दौरान आज लोकतंत्र के बारे में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है और उसमें लोकतंत्र के बारे में, एक स्वस्थ लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन ये लोकतंत्र का जो दोहरा चेहरा है, ये क्या वाकई में दोहरा चेहरा है और इससे कैसे बच सकती है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्षी पार्टीज हो? आज ये लोकतंत्र का एक गंदा चेहरा हमारे सामने है। शेखर, क्योंकि इस पे ज्यादातर अफेक्टेड लोग जो हैं वो कैडर हैं और इस तरह की वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है जब हमारे व्यवस्था में सब कुछ क्लियरली सेट आउट है। अगर दिल्ली की बात हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट में भी उन्होंने नड्डा के हमले पर भी चिंता जताई है और ये कहकर कि सिसोदिया के साथ जो घटना हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, कहा है उन्होंने। अरविंद केजरीवाल भी बंगाल की घटना को लेकर एक सीरियसली नोट लिए, कोई हल्का से नहीं लिए। और बंगाल में जो हो रहा है, शुभांकर जी जानते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ, कितने लोगों को मार के टंगा गया है। पहले तृणमूल के वर्कर्स भी इस तरह की इसके मतलब इस फेस में लिए हुए। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि ममता जी एक खुद जानते हैं कि ये पॉलिटिकल वायलेंस का क्या रिजल्ट हुआ है, कैसे बेकसूर लोगों को हत्या की गई है केवल पॉलिटिकल नाम पे और डराने, एक भय का माहौल बिछाने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है ममता जी को ज्यादा एक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मुख्यमंत्री है। आप ठीक कह रहे हैं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया है। शुभांकर, मुझे ये बताइए कि ममता दीदी जब भी ऐसा तरीके का कोई वायलेंस सामने आता है, पास्ट में भी आप देखिए, मेरे पास एनसीआरबी का डेटा है 2018 का, जिसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस वेस्ट बंगाल में ही रहा है। लेकिन ममता दीदी उसको एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह क्यों देखती हैं? ये पूरा जो वायलेंस है ये नॉर्मलाइज करके क्यों देखा जा रहा है कि ये एक लोकल वायलेंस है, टर्फ वॉर है, इस तरीके के नाम उसको दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस क्या वेस्ट बंगाल में सही चीज है? नहीं, एक चीज मैं बताऊं, देखिए हम लोग को कुछ चीजें ना समझनी पड़ेंगी। वेस्ट बंगाल की जो राजनीति रही वहां पे बहुत लंबे अरसे तक कम्युनिस्ट ने राज किया। कम्युनिस्ट जहां जहां रही तो क्या हुआ कि लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया कि आप खुल के सामने आइए, खुल के लड़ाई करिए। ये कम्युनिस्ट की हर जगह, ये मैं आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए, जिस देश में जहां पे भी कम्युनिस्ट आई है वहां पे ये मामले बड़े हैं हमेशा, राइट। आप सोचिए वही लोग, देखिए जो बीजेपी वहां पे बनी है तो क्या कोई नई पार्टी, नए नए लोग पैदा हुए, क्या कोई नया नेता है? नहीं, ये वही नेता है जो पहले परंपरागत तरीके से कम्युनिस्ट में से लड़ते थे या कांग्रेस में थे या टीएमसी में भी थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिस परिवर्तन का आश्वासन ममता बनर्जी ने दिया था, आप खुद मानते हैं कि वो परिवर्तन आप नहीं ला पाए? तृणमूल कांग्रेस उस परिवर्तन को नहीं ला पाई पश्चिम बंगाल में। परिवर्तन, देखिए परिवर्तन का पक्ष सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम के लेके, वायलेंस को लेके नहीं है। क्या 10 साल में अगर आप देख लीजिए, जब इलेक्शन नहीं हो तो उस पर से सबसे ज्यादा शांतिप्रिय जगह बंगाली होता है। बंगाल एक लिटरेट, एक
प्रदेश है, ठीक है ना, मैं नहीं जानता हूं कि इस समय के जो आधारभूत जो बनाए जा रहे हैं वहां पे अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई एक्सीडेंट से भी मृत्यु हो जाती है, बीजेपी के 4 लोग पहुंच जाते हैं, बताया जाता है भैया ये हमारे पार्टी से थे, इस पर जाके बीजेपी देखिए मैं अभी मनोज के पास आऊंगी, उनको बात पूरी खत्म कर ले लीजिए। कोई भी मृत्यु होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। हाँ तो मुझे बताइए, हाँ कहीं भी होती वहीं। नहीं मनोज जी, अब इस बात का जवाब दीजिए कि यह जो बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो क्या अब ये हिंसा की राजनीति ही करेंगे? क्योंकि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अब ममता दीदी को डिस्प्लेस करके, और जैसा कि आज नड्डा जी ने भी कहा कि घर घर में कमल को खिलाना है, तो कमल कैसे खिलाएंगे इतना कीचड़ फैलाकर? देखिए, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। तो आप कीचड़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, कीचड़ यानी कि हिंसा को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। कमल खिला हुआ है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे मुंह के अंदर अपने शब्द मत डालिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ जो आपने खुद बोला, बोलिए। पूरे हिंदुस्तान में कमल खिला हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में कमल खुला हुआ है। बाईपोल में आपने देखा, बिहार इलेक्शन में देखा, और 303 सीटें देकर के लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा जनता ने चुना है। और सुनिए, अब मैं बताता हूँ आपको, 34 साल तक कम्युनिस्टों का राज रहा, वहां पर नरसंहार हुआ, वहां पर जिस तरह कत्लेआम हुआ, उसी परिपाटी को अगर कोई दोहराने का काम कर रहा है तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये केवल पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है बताइए? क्यों नहीं हो रहा है ये राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है, हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, हर जगह हो रहा है, उड़ीसा में क्यों नहीं हो रहा है? शेखर, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। बताओ इसलिए हो रहा है करनी सेना किसका ग्रुप है, करनी सेना किसका हिस्सा है, एबीवीपी किसका हिस्सा है? नहीं, लेकिन शुभांकर आप इस बात को तो शुभांकर मुझे ये बताइए, शुभांकर जी आप इस बात को तो एडमिट कर लीजिए कि जो बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, शुभांकर जी बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। दीपांकर नहीं, याद रखिएगा, मैं दावा कर रहा हूं। वो आज नड्डा जी ने कहा है कि 200 सीटें आएंगी, लेकिन शुभांकर जी मुझे ये बताइए, कहीं तो आज एडमिट कर लीजिए कि जो बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उससे तृणमूल डर गई है, आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आप हताश होकर और अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं। नहीं, वाकई एक बात तो मानना पड़ेगा कि एक प्रदेश सेकंड में हम पूरी बात बीजेपी खत्म के कर लेने गुंडई से दीजिए जी। ये तो सच बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बीजेपी के गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स से वाकई बंगाल बहुत डर गया है। हम लोग वाकई बहुत टीएमसी के गुंडे और वहां पे इस समय हम लोग बहुत सहमे हुए हैं। चलिए यादव जी आप शेखर जी मुझे अब ये बात बता दीजिए कि गुंडा कौन है, जो गुंडा राज की हम बात करते हैं। चलिए, ये मुझे लग रहा है कि आरोप और प्रत्यारोप का ये जो दौर है ये खत्म नहीं होगा। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, उत्तर दे दीजिए। तो नहीं, जो पार्टी गुंडाई करती है, जो टीएमसी के गुंडे उत्तर दे दीजिए। करनी सेना किस पार्टी का हिस्सा रहा? नहीं, मुझे एक कमेंट संजय चौधरी से भी चाहिए कि क्या राजनीति में आज अगर गुंडा राज नहीं होता है तो क्या राजनीति करना मुश्किल हो गया है? आप बताइए संजय जी। देखिए, पश्चिम एक सेकंड हाँ, पर भी गुंडा राज नहीं चल रहा है। नहीं, दिल्ली में नहीं, मैं वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे मनीष सिसोदिया के घर में भी हमला हुआ है। बताइए संजय जी, क्या राजनीति में सर्वाइव करना मुश्किल है? राजनीति जी बोलिए। जी, गुंडागर्दी की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है। जो सरकार को चाहिए या किसी भी पार्टी को चाहिए, घर घर जाए, अपनी आइडियोलॉजी को बताए जनता को, जनता उसका समर्थन करती है और आपकी सरकार बनाती है, तो फिर सरकार को चाहिए बनने के बाद वो जनता का काम करे, ना कि इनकी तरह भाजपा की तरह गुंडाई करे कि चुनी हुई सरकार पे, चुने हुए मुख्यमंत्री पे हमला करवाए। आप जो बात कह रहे हैं संजय चौधरी जी, आपने जो ये बात कही है बड़ी यूटोपियन लगती है इस समय, बहुत ही इमेजिनेटिव और बहुत फैंसीफुल लगती है आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। शेखर, मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी कि क्या आज राजनीति में किसी भी पार्टी का सर्वाइवल, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, इफ द पार्टी डजंट रिजॉर्ट टू वायलेंस, तो क्या उनका सर्वाइवल मुश्किल है? नहीं, वायलेंस कब होती है? वायलेंस उस समय होती है जब उनको लग रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है। वायलेंस उस समय नहीं होती जब पार्टी की पोजीशन अच्छी है जी। एक वायलेंस इज अ शो ऑफ वीकनेस, मैं मानता हूं, और बंगाल में हमेशा उस समय हुआ है जब एक पार्टी सत्ता में आने के बाद उसका सेकंड फेज जो है, जब लगता है कि ग्राफ नीचे जाने का आशंका है,
तब उस समय डर एक प्रकार से एक हथियार बन गया। तो आपके कहने का मतलब है कि तृणमूल को डर है कि अब उनका जो ग्राउंड है वो स्लिप कर रहा है कहीं उनकी सत्ता जाने वाली है। बताइए शुभांकर जी, तो लास्ट कमेंट आपसे ही ले लेती हूँ जो शेखर कह रहे हैं जिस बात को। शुभांकर जी, सत्ता जाने वाली है ममता बनर्जी के हाथ से? नहीं देखिए, सत्ता आनी जानी क्या है वो सब बात की बात है, वो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि आज के दिन में अगर पहले जब हम कम्युनिस्ट से जब हमारा जब टकरार था, मतलब इलेक्शन के समय जब होती थी तब भी यही हत्या होती थी, वही चीज होती थी, वही परिस्थिति खड़ी होती थी। आज जब बीजेपी वहां पे आके लड़ने आ रही है, बीजेपी वहां पे इलेक्शन लड़ रही है, ये चीज और बढ़ के उभर के खड़ी हुई है। तो इसमें क्या सिर्फ आप वहां की सत्ता पक्ष को ही देखेंगे कि एक हिस्ट्री भी देखेंगे? मैंने इनसे 3 सवाल पूछे थे, करनी सेना किसका हिस्सा रही है, आप मुझे हिस्ट्री बता दीजिए, मुझे बता दीजिए किस प्रकार से हत्या की गई, इसको पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हिंसा के पीछे किसका हाथ है? आपने देखा कि आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। टीएमसी कह रही है बीजेपी का हाथ है, बीजेपी कहती है टीएमसी का हाथ है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल जो इस समय सबके सामने है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव और जो चुनावी प्रक्रिया है वो लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है और भारत को लोग अब इस बात से जानेंगे कि इट्स अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इस फ्रेज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी भूमि पूजन की स्पीच में, जब वो नए संसद का भूमि पूजन हो रहा था तो उसमें इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्वॉय का हमला हुआ, इधर दिल्ली में आप देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर पर हमला होता है, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग जाती है। लेकिन अब असलियत कैसे पता चलेगी? लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र इससे बचेगा, लोकतंत्र क्या इससे स्वस्थ होगा? इस पर गौर करिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज यादव जी, शुभांकर भट्टाचार्य जी, संजय चौधरी, शेखर अय्यर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पूरी बहस आपको कैसी लगी? यूट्यूब पे आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। बने रहिएगा JK 24/7 पर। कल रात आपके साथ 9:30 बजे फिर से देखिएगा प्राइम टाइम विद नीलू व्यास।